हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कैफ़े में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीसी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कितने टाइप्स के ज्यूरिसडिक्शन सीपीसी में होते हैं। तो चलिए, ये एक प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस आर देयर इन सीपीसी? सीरियल प्रोसीजर कोड में कितने टाइप के ज्यूरिसडिक्शंस हैं? जब भी आप कोई सूट या कोई केस फाइल करना चाहोगे किसी कोर्ट में, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आप उस कोर्ट के पास उसका ज्यूरिसडिक्शन है, कि आप उस कोर्ट में वहाँ पे जाके आप ये फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बस इसी चीज़ को कहते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है? तो ज्यूरिसडिक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जी हाँ, ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होगी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन एंड ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब आप सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, और ये सब्जेक्ट मैटर, ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है। तो इसे हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आएगा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन? देयर आर सर्टेन टेरिटोरियल लिमिट्स which defines each state's boundary. Therefore, it is the authority or power of the court which can be exercised within such defined territory in order to deal with cases that are arising before the honorable courts or the people residing within such defined territory is known as territorial jurisdiction. एक territorial jurisdiction का मतलब क्या होता है? तो हर जो टेरिटरी होती है, टेरिटरी का मतलब होता है प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ज़मीन समझ लीजिए। हर ज़मीन की, हर टेरिटरी की एक लिमिट होती है और हर स्टेट की एक बाउंड्री होती है, और उसी बाउंड्री के अंदर हर जगह जो पावर होता है कोर्ट का वो उसी बाउंड्री के अंदर होता है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप केस ले पाओगे, ये आपकी टेरिटरी है। बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक अगर कुछ होता है तो ये दूसरे कोर्ट में जाएगा, ना कि पुराने वाले कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से जब वो बाउंड्री डिवाइड कर दी जाती है, जब एक लिमिट बना दी जाती है, तो उसे हम कहेंगे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस। दिस टेरिटोरियल लिमिट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर अ कोर्ट सिचुएटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस कैन नॉट एंटरटेन अ केस which goes beyond its territorial limits. These rules are clearly specified and laid down by the legislation. हमारे लेजिस्लेचर ने ये क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि जब भी कोई केस आएगा वो विद इन उसकी टेरिटरी के अंदर जो कोर्ट है उसी में फाइल किया जा पाएगा, ना कि और कोई जो कोर्ट है जो उसके टेरिटरी के बियॉन्ड जाता है उसमें। और ये टेरिटरी फिक्स कौन करता है, ये टेरिटरीज कौन बनाता है? तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है, वो इन टेरिटरीज को बनाती है, वो इनकी लिमिट्स को फिक्स करती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड इन मुंबई डिस्ट्रिक्ट, देन द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुंबई मस्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई ओनली एंड नॉट बियॉन्ड इन। ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है? अब मुंबई में अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट का जो जज होगा वो उसे मुंबई कोर्ट के अंदर, जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उसी के अंदर वो केस जा पाएगा, ना कि थाने कोर्ट में या फिर और कोई पूना कोर्ट में या और कोई स्टेट के कोर्ट में। अगर इसे एग्जाम्पल को हम ब्रॉडली अगर बताना चाहे, इसे थोड़ा और बड़ा चढ़ा के बताना चाहे, बड़ा करके बताना चाहे, क्लियरली बताना चाहे, तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि कोई आदमी है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो उसने किया है महाराष्ट्र में। अब जो गुजरात गवर्नमेंट है, मतलब जो केस अगर लॉन्च कर रहा है कोई आदमी जिसके खिलाफ वो ऑफेंस हुआ है, उसने जाके वो गुजरात के कोर्ट में जाके उसने वो केस फाइल कर दिया, तो वहाँ की जो कोर्ट है वो उसे यही कहेगी कि ये ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ है ये ऑफेंस जो हुआ है ये आपकी जो महाराष्ट्र की टेरिटरी है वहाँ पे हुआ है।
तो ये केस आपको वहीं फाइल करना पड़ेगा। इस जो क्लासिफिकेशन को, जो टेरिटरी की जो क्लासिफिकेशन होती है और इसके बेसिस पे जब कोई केस फाइल किया जाता है तो उसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। अब हमारा सेकंड आता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन? सेक्शन 15 ऑफ द सीपीसी refers to the pecuniary jurisdiction of the court. Therefore, it directs that every suit must be instituted in the court of the lowest grade which is competent to try it. जो सेक्शन 15 है सीपीसी का, वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है कोर्ट के कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अगर पेक्यूनियरी का डायरेक्टली या लिटरल मीनिंग अगर बताया जाए तो उसका मतलब है मनी, पैसा, कि आपका जो सूट है उसकी वैल्यू क्या है, कितने कीमत का वो सूट है। और जो भी सूट होगा वो हमेशा मतलब जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से देखा जाएगा, और जो सबसे छोटा कोर्ट है वहाँ से हम शुरू करते हुए उसको मेन जो उसके जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू लेसन द बर्डन ऑफ हायर कोर्ट्स with suits and also to provide convenience to the parties and witnesses who are examined in such suits. इस पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बड़े कोर्ट है, जो हायर कोर्ट्स है, अपर के साइड में जो कोर्ट्स है, उनके ऊपर से बर्डन कम किया जाए, और जो छोटे कोर्ट्स हैं, नीचे के जो कोर्ट्स हैं, उनको पावर दिया जाए कि आप ये पेक्यूनियरी यानी इस अमाउंट का, इस वैल्यू का जो सूट है वो आप देख सकते हो, ताकि जो ऊपर के सूट्स होते हैं, जो बड़े सूट्स होते हैं, बड़े वैल्यू के होते हैं, वो ऊपर के कोर्ट वाले देख सके और उनके ऊपर वो छोटे कोर्ट्स का प्रेशर ना आए। पेक्यूनियरी लिटरली मीन्स रिलेटेड टू मनी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पेक्यूनियरी का लिटरल मीनिंग है मनी, पैसा, वैल्यू। एंड सच ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन इन द प्लेंट एंड नॉट द अमाउंट फॉर विच द डिक्री में बी पास्ड बाय द कोर्ट। और ये वैल्यूएशन कहाँ से हमें पता चलेगी? तो ये जो प्लेंटिफ है उसने कितने वैल्यू का सूट या प्लेंट जो है वो फाइल किया है, उसके अमाउंट के हिसाब से वो ज्यूरिसडिक्शन गिनती में आएगी, और उसके हिसाब से उसकी जो सूट है उसका वैल्यूएशन काउंट करेगी जो हमारी कोर्ट है, और उसी के हिसाब से वो ज्यूरिसडिक्शन को गिनती करेंगे। अगर इसका एक एग्जांपल या इलिस्ट्रेशन हम देखना चाहें तो वो होगा, लेट अस से द पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट इज ₹50,000। जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है उसका पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है 50,000। ये कोई रियल नहीं है, ये खाली एक इलिस्ट्रेशन है, तो प्लीज़ आप इसे नोट मत कीजिए, ये खाली आपको समझाने के लिए है। Hence, a suit for damages of ₹40,000 for breach of contract can be tried by any of the courts, but according to section 15 of the code, the suit must be filed in the lowest court, which is the small causes court. इसीलिए जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको अभी भी बताया कितना है यहाँ पे एग्जांपल में 50,000। जी हाँ, बिल्कुल राइट। और जो हमारा क्लेम है डैमेजेस जो है हमारे सूट का वो कितना है 40,000। तो यानी वो 50,000 तक का जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट को लिमिट दी हुई है उसके अंदर आता है। इसीलिए ये सूट एज पर सेक्शन 15 ऑफ द सीपीसी हम कहाँ ट्राई करेंगे? स्मॉल कॉजेस कोर्ट में। बट इवन इफ द सूट इज फाइल्ड इन द सिटी सिविल कोड एंड सब्सिक्वेंटली अ डिग्री इज पास्ड by that court, it would not amount to nullity, and this irregularity is covered under section 99 of the code. फिर भी अगर हम ऊंचे कोर्ट में, इससे ऊपर वाले कोर्ट में अगर फाइल कर देते हैं ये सूट, और वो सूट हमारा जो है डिग्री पास हो जाती है, तो भी हम If at all the valuation of the plaintiff is not correct and the plaintiff deliberately overvalues or undervalues the claim for the purpose of avoiding the jurisdiction of the proper court, then it is the duty of the court to retain the plaint to be filed in the proper court and may also require the plaintiff to prove that the valuation is proper. अब कई बार क्या होता है, जो प्लेंटिफ होते बहुत चालाक होते हैं, वो लोग अपने प्लेंट को अंडर वैल्यू करते हैं या ओवर वैल्यू कर देते हैं, खाली इस वजह से ताकि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो प्रॉपर जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो चेंज हो जाए। अगर समझ लीजिए अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में,
अब जो कंज्यूमर कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2009, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जितने भी क्लेम्स है, जितने भी 1 करोड़ तक के वैल्यू के क्लेम्स है, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जो भी क्लेम होंगे वो जाएंगे स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ के ऊपर के जो भी क्लेम होंगे वो जाएंगे नेशनल कंज्यूमर फोरम कमीशन में, सॉरी। तो अगर कोई चाहता है कि उनका क्लेम जो है वो स्टेट कमीशन में ना जाए और उनकी एक्चुअल जो प्लेंट की वैल्यू है वो है 1 करोड़ 1 लाख रुपया, तो वो प्लेंटिफ, जैसे मैंने कहा था कि कई प्लेंटिफ जो रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्लेंट को दिखाएंगे 99,00,000, मतलब 99,99,000 उसकी वैल्यूएशन दिखा के उसको कम कर देंगे, अंडर वैल्यू कर देंगे। अब अंडर वैल्यू होने से क्या होगा, वो जो केस है वो स्टेट कमीशन में नहीं जाकर डिस्ट्रिक्ट फोरम में चला जाएगा। अब उसी तरह अगर वो चाहता है, जो प्लेंटिफ है वो चाहता है कि उसका जो केस है जिसकी वैल्यू है 99 लाख, तो अब वो कहाँ जाना चाहिए एज़ पर रूल, एज़ पर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन वो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में। जबकि अगर उसे ओवर वैल्यू कर दिया जाए, 1 करोड़ के ऊपर का दिखा दिया जाए, तो वो चला जाएगा स्टेट कमीशन में। तो अगर ये ऐसा होता है तो जो कोर्ट है उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस प्लेंट को वो रिटर्न कर दे और सामने प्लेंटिफ को कहे कि इसे प्रॉपर कोर्ट में जाके फाइल करें और उसकी वैल्यूएशन को प्रूव करें, अगर आप कहते हैं कि ये हमारी कोर्ट में यानी हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो अब इसके बाद आता है लास्ट ज्यूरिसडिक्शन हमारे इस टॉपिक का, वो है ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कोई केस जिसका एक पर्टिकुलर जो मैटर है वो ऐसा है कि वो उसी कोर्ट में जाएगा जहाँ पे वो मैटर ट्राई हो सकता है, फाइल किया जा सकता है। हमें एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और। इट कनोट्स अथॉरिटी और पावर टू द कोर्ट टू डिसाइड अपॉन द मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैरायटी ऑफ इश्यूज। Different courts have been empowered to decide upon different types of suits. For instance, suits related to insolvency matters, probate proceedings, divorce cases, etc. cannot be adjudicated by a court of civil judge of junior division. This could be termed as jurisdiction as to subject matter, and where a court has no jurisdiction over the subject matter of a suit, then a decree or a judgment passed by the court would amount to a nullity. अब ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या हो गया? इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे, और ये पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि जो अलग अलग कोर्ट हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी मैटर्स होते हैं वो जाएंगे NCLAT में, नेशनल कंज्यूमर लॉ ट्रिब्यूनल्स में। जो डिवोर्स के केसेस होते हैं वो जाएंगे फैमिली कोर्ट में। उसी तरह जो कंज्यूमर केसेस होते हैं वो जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये जो अलग अलग टाइप के केसेस है इन्हें कहते हैं हम सब्जेक्ट मैटर, और ये उसी कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं जहाँ पे ये केस लिए जाते हैं। जैसे कि डिवोर्स केस है वो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, ना कि कोई सिविल कोर्ट में। उसी तरह जो केसेस कंज्यूमर से रिलेटेड वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, जो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स है वो लॉ ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। तो इसी तरह अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। अगर उसे कोई सिविल जज या और कोई जज है जो उसे अगर सूट को ले लेता है और उसके अगेंस्ट डिक्री या जजमेंट पास कर दिया जाता है, तो भी वो जजमेंट और डिक्री जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, बिकॉज उसके कोर्ट के पास में वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, उसके पास में वो पावर नहीं थी कि वो इस केस को ट्राई कर सके। सेक्शन 16 ऑफ द कोड डील्स विद सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दीज सूट्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन द लोकल लिमिट्स of whose jurisdiction the property is situated. However, the term immovable property is not defined anywhere within the code, but nevertheless a broad definition can be seen under the General Clauses Act 1897. उसी तरह सेक्शन 16 जो है CPC का, उसके अंदर ये बताया गया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे फाइल की जा सकती है। तो वो उसी जगह फाइल की जा सकती है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अगर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो उसका केस आप जाके यूपी में या बिहार में नहीं फाइल कर सकते, उसे आप दिल्ली में ही फाइल करना पड़ेगा। उसी तरह से
अगर कोई प्रॉपर्टी और कहीं पे जैसे मुंबई में लोकेटेड है तो उसे मुंबई में ही फाइल करना पड़ेगा, ना कि दिल्ली में। तो बस ये हमारा था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी फेवरेट टॉपिक पे या कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं या हमारी टीम वीडियो बनाए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर पेज। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।